हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्धवार्षिक सप्लीमेंट्री परीक्षा और एनुअल एग्जामिनेशन, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए ये वीडियो। और ये राजनीति शास्त्र है कक्षा 12वीं का, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। इसके पहले मैंने पहला पार्ट जो है वीडियो अपलोड कर चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। क्योंकि एक साथ 1 घंटे का वीडियो बन जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो है ऊब जाते हैं, देख नहीं पाते, इसलिए इसको 2 पार्ट में करके बनाया गया है। तो पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन हो चुका है 74वें संविधान संशोधन, इसके आगे बढ़ना है अपने को, तो देखिए ध्यान से। इसके बाद है सामान्य बहुमत प्रणाली की व्याख्या कीजिए। सामान्य बहुमत प्रणाली क्या होता है उसको समझाना। इसके अंतर्गत किसी एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसको बोलते हैं सामान्य बहुमत। बहुमत यानी जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, इसको हम सामान्य बहुमत प्रणाली बोलते हैं। इसको और अच्छे से व्याख्या आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के कार्य क्या है। ये आ चुका है 2018 में। भारत निर्वाचन की शक्तियाँ और कार्य, इनका सबसे पहले कार्य करना होता है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक है। दूसरा है चुनाव क्षेत्र, जहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र का चुनाव करते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। तो भारत का चुनाव आयोग के वैसे तो बहुत सारा कार्य है, लेकिन आपको मेन पॉइंट याद रखना है, जैसे सूची तैयार करना और परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्र को तैयार करना, राजनीतिक दल को मान्यता देना, यानी कौन से दल को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है इत्यादि को आपको ध्यान से वीडियो सुनना है दोस्तों। सिर्फ हमको प्रश्न चाहिए ऐसे नहीं सोचना है। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपकी आधा जो तैयारी है यहीं पर हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान से वीडियो सुनना होगा। आराम से समय निकालिए और ईयरफोन लगाकर बढ़िया से सुनिए ताकि आपको याद हो सके। उसके बाद चौथा पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह को आवंटित करना। जैसे भाजपा आप जानते हैं कमल का निशान होता है, कांग्रेस का पंजा निशान होता है, तो ये जो है चुनाव चिन्हों का भी आवंटन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, खतरनाक क्यों है। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है होता है, 2 अर्थों में समझा जा सकता है। एक रचनात्मक भाव में इसका अर्थ है अपने क्षेत्र को देश अथवा राज्य की तुलना में अधिक अपना मानना। सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीतिक गुण है जो अपने क्षेत्र, संस्कृति, भाषा इत्यादि के साथ बूढ़े लोगों का अपनत्व है, जो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि सकारात्मक क्षेत्रवाद तब तक स्वागत योग्य है जब तक यह संयुक्त भाषा, धर्म और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भाईचारे से साझे पर समानता को बढ़ाने में प्रोत्साहन देता है। नकारात्मक भ्रम में क्षेत्रवाद देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी होता है, ठीक है। जनमत की परिभाषा दीजिए। तो जनमत यानी जनता का विचार, जनता का मत है ना। जो जनता मान लेता है किसी भी बात को या कह देता है, वही उसको हम जनमत कहते हैं। जनमत यानी हम किसी एक व्यक्ति को वोट दे देते हैं सभी के सभी मिलकर, है ना। तो यहाँ पर वो जनमत कहलाता है, यानी लोगों का मत या विचार। जनमत का मतलब यही है। भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनमत की भूमिका को जांचे। तो इसका 3 पॉइंट लिखना है आपको। पहला है सरकार का पथ प्रदर्शक होता है, कानून निर्माण में सहायक होता है, प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो सरकार का पथ प्रदर्शक यानी सरकार को एक दिशा प्रदान करता है, उसको मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग को बताता है सही है अथवा गलत है उसको। कानून के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद है श्रेष्ठतम प्रकृति पर्यावरण की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की रूपरेखा लिखिए। तो पर्यावरण अदालतें हैं, पर्यावरणीय हितैषी उत्पादन हैं, पेट्सेन को शीशा मुक्त करना है, हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना है। तो मेन पॉइंट को आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ शासन में भ्रष्टाचार को रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। तो न्याय सस्ता होना चाहिए, सूचना के अधिकार और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, सरकारी संगठन में भाई जातिवाद को समाप्त कर देना चाहिए, समाज को नियम कानून के परिपालन हेतु लाभप्रद करना चाहिए। इसके बाद है टिप्पणी लिखना है, मानव अधिकार
भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका, मानव अधिकार के संरक्षण और संवर्धन में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। तो यहाँ पर अपने को इस पर टिप्पणी इसके बारे में लिखना है। तो मानव अधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक मानव अधिकार की संस्कृति का प्रत्यक्ष उदय नैतिक प्रगति को दर्शाता है। यह आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक रवैये से मानवीय गरिमा के लिए उपयुक्त खतरों का प्रभावशाली उत्तर है। इसके बाद सेकंड है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमको और आगे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाना है आपको, है ना, क्योंकि वीडियो खासकर क्वेश्चन कैसे आना है वो दिखाने के लिए बनाया गया है ताकि आप सारे क्वेश्चन को नोट कर सकें। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को लिखिए। तो राष्ट्रीय हितों का ध्यान, विश्व शांति की प्राप्ति, निशस्त्रीकरण, अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतंत्रता आदि भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। यानी भारत का विदेश नीति क्या कहता है? निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है सारे देशों से अपील किया है अपने भारत देश की आप जो है हथियारों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल करने से सिर्फ विध्वंस होता है, लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए निशस्त्रीकरण जरूरी है। विश्व शांति की ओर प्रयत्न करना, यानी विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाना, है ना, और चारों तरफ जो है शांति होना चाहिए, किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो, ये भारत का मानना है। ठीक है। तो और बहुत सारे होते हैं, सभी देशों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, वहाँ नागरिकों को, ये सारी बातों को आपको लिख लेना है। गुट निरपेक्ष नीति की सार्थकता का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों साथ में। शीत युद्ध के बाद भारत रूस के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो सोवियत संघ और हमारे जो भारत है, शीत युद्ध के बाद बहुत ही अच्छा जो है मैत्रीतापूर्ण जो है संबंध रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग वर्णन जरूर कर लेना। भारत और चीन के बीच 1982 में हुए युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो हमको युद्ध का कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1950 के दशक को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में चिन्हित किया जाता है। सीमा यानी कि हमारा स्थान जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसी को सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है युद्ध जो है सबसे बड़ा कारण है सीमा विवाद। इसी को आपको लिखना है। मैकमोहन रेखा भी जो है एक सीमा रेखा है चीन और भारत के बीच, और यही जो है इसका विवाद का कारण बना कि ये हमारे देश के अंतर्गत आता है। 1990 के बाद भारत और चीन के संबंधों के सामान्यीकरण का उल्लेख कीजिए। पंचशील के कोई दो सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील के सिद्धांत है एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता और पारस्परिक हित, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। विश्व शांति का अर्थ और मौलिक लक्षण लिखिए। तो विश्व शांति का अर्थ होता है विश्व शांति का अर्थ होता है सारे देशों के बीच एकता का होना, किसी भी प्रकार से युद्ध या लड़ाई ना होना। देखिए मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे का हस्तक्षेप न करना, सारे देश के लोगों को अपने धर्म जाति को मानने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना। ये सारी बातें जो है विश्व व्यवस्था का अर्थ और मौलिक लक्षण के बारे में ऐसा आपको लिखना है। वैश्वीकरण के बुरे प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण विश्व के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, यही वैश्वीकरण कहलाता है दोस्तों। ये जो है व्यापार के माध्यम से ही सारे देश एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। यातायात के माध्यम बढ़ने से जो है लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। तो इसके बुरे प्रभाव भी होता है, इसको आपको थोड़ा सा वर्णन कर लेना है ना। आंसर इसमें लिखा हुआ है। वैश्वीकरण क्या है, इसके अच्छे और बुरे प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उसको नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्यों व सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। कुछ प्रश्न थोड़ा रटने वाला होता है। ये घोषणा पत्र है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना होगा।
बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में यूनिसेफ की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यूनिसेफ जो है सिर्फ बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाया है दोस्तों, है ना। और ये जो है कैंसर जो बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनका देख रेख संरक्षण करते हैं, या किसी भी बड़ी जो बीमारी होती है उसको देख रेख करने के लिए यूनिसेफ सिर्फ बच्चों का ही जो है एक बाल कोष अंतर्राष्ट्रीय कोष है, जिसमें छोटे जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे इनको सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। सिविल सर्वेंट की भर्ती करने वाले किसी स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख के बारे में बताएं। तो नोट करते जाइए। इसके बाद है जिलाधीश की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। जिलाधीश यानी कि जज जो होता है दोस्त, कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर, उसको जिलाधीश बोलते हैं ना। इसके बहुत सारे कार्य होता है। भू राजस्व का संग्रह, जमीन का रिकॉर्ड रखना, ग्रामीण आंकड़ों का संग्रह करना, झुग्गी झोपड़ी हटाने आदि उद्देश्य के लिए जमीन का अधिग्रहण करना, बहुत सारे होते हैं इसके कार्य। प्रमुख जो कार्य हो कृषि क्षेत्र के लिए होता है, ठीक है। जिलाधीश कलेक्टर किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न है। नौकरशाही की क्या अभिप्राय है, अथवा नौकरशाही का अर्थ लिखिए। तो नौकरशाही शब्द का कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है दोस्तों, ठीक है, जो स्वीकार की गई है। यह एक प्रकार की सामाजिक संगठन है जिसमें प्रशासनिक प्रयास भी शामिल होता है। विकास में नौकरशाही की भूमिका को परिभाषित करना है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके भी नोट कर सकते हैं। लोक शिकायतों के कौन से विविध निवारक उपकरण हैं, और लोकपाल तथा लोकायुक्त की क्या भूमिका होती है, ये दोनों प्रश्न। इसके बाद देखिए आगे, ये लास्ट था दोस्तों। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, उसको थोड़ा सा समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बताना चाहता है और हमको क्या लिखना है। अगर आप पूरा रट कर जाओगे तो वहाँ पर भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा सा समझ कर भी जाना है, ताकि यदि आप कोई भूल भी जाते हो तो उसको समझ कर लिख सके। क्योंकि ये थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जो है समझने के लायक जो है एक स्टोरी होती है। इसको एक स्टोरी की तरह याद रखें, कौन सी घटना कहाँ घटी, कब हुई, ऐसे राजनीति और इतिहास में जो है ऐसा लिखना पड़ता है।